बुनियाद बहुत मैटर करता है लाइफ में। जिसकी बुनियाद सही होती है ना, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। और जिसकी बुनियाद कमजोर होती है ना, उस सकता है। तो इसलिए आपने बहुत बार वो फेमस कविता सुनी होगी हिंदी की, कि हो गई है पीर पर ये, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और उसमें एक लाइन है, आज ये दीवारें हिलने लगी है पर्दों की तरह, शर्त ये थी चाहिए। और मैं बताऊं आपको, जिसकी बुनियाद मजबूत होती है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। और मुझे पता है कि बुनियाद, नॉलेज, प्रैक्टिस, इसके ऊपर सही मायने में देखा जाए तो हमारी बुनियाद मजबूत होती है। दुनिया के जाने माने जितने भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खिलाड़ी हो या स्पोर्ट्समैन हो, आप देखोगे जिसकी बुनियाद मजबूत है ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत है। और जिसके पास प्रैक्टिस में जो अपने आप को झोंक देता है ना, वो उस क्षेत्र का महारथी हो जाता है। तो जिस भी क्षेत्र में आप करियर करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में आप हीरो बनना चाहते हो ना, तो वो क्षेत्र में आप ना स्किल में महारत हासिल करना होगा आपको। और हमारे बिजनेस का एक की पॉइंट है ना, जैसे पीपल स्किल हम लोग कहते हैं। और पीपल स्किल ये अ, एक इतनी बड़ी सफलता दे सकता है, इतनी बड़ी सफलता दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना ये पीपल स्किल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि हम ज्यादातर इंडियंस लोग ना प्रतिक्रियाएं देने में बहुत विश्वास करते हैं, है ना। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ, ट्रैफिक में फंस गए तो तुरंत प्रतिक्रियाएं देना है, क्या गवर्नमेंट है, मतलब शिकायत का हमारे पास। तो जैसे किसी ने हमसे कुछ, हाजमा तो खराब नहीं हो जाएगा, तो ना शुरू हो जाता है भाई, पिछले 90 साल से तो किसी का नाम आपका होगा पता नहीं। तो जब हम ऐसे पीपल स्किल में अगर ठीक नहीं रहेंगे ना, तो हर उलझा देगा, डगमगा देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो सबसे पहले जीवन का एक नियम आप हमेशा याद रखना कि सिचुएशन कोई भी हो ना, डोंट पैनिक। ये आपके जीवन का ना एक सूत्र बन जाना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं, बच्चे जो है लिफ्ट से अप डाउन करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हो सकता है कि आप लिफ्ट से जा रहे हो और ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए आप लोगों के साथ कि आप चौथे माले पे अटक गए, पांचवें माले पे अटक गए, लिफ्ट रुक जाए, तो आप क्या करोगे? तो फिर बेटी कहती है मैं अलार्म बजाऊंगी, वो कहता है फिर मैं थपथपाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, ऐसा कुछ कहते हैं। तो मैंने कहा ये सब करने से पहले आपको एक काम करना है। बोले क्या? डोंट पैनिक। ये सब करने से पहले आपको एक काम करना है, डोंट पैनिक। मेरा बेटा एक बार केरला जा रहा था, ट्रिप स्कूल की जा रही थी। तो बच्चे होते 15-16 साल के, थोड़े से उम्दा, अपने आप को बहुत होशियार या कुछ ऐसे करता है, वो एज का मैट रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि कभी हो जाए आप पानी पीने नीचे उतरो, ट्रेन छूट जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आप एक सूत्र हमेशा याद रखना, अपने आप को शांत रखना और अपने आप से हमेशा बोलना डोंट पैनिक। क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं के लिए मर जाती है। तो आपने पैनिक नहीं होना है सबसे पहले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब भी आप किसी के साथ बैठ रहे हो, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, सामने से सवाल कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं कि आगे आगे से आपके सामने जो गेंद डाल रहा है वो बुमराह है, अजंता मेंडिस है, वकार यूनिस है। आपको नहीं पता है कि सामने वाला गेंद कैसा है, और आप फिर डर जाओगे तो आपकी विकेट पड़ना तय है। तो डोंट पैनिक। सबसे पहले ना सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, सामने वाले के। देखिए, एक इसके ऊपर एक किताब है, अगर आप पढ़ना चाहो तो ब्रायन ट्रेसी की किताब है, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान का ही खेल है सारा का सारा। ऑब्जेक्शन, आपको क्या लगता है कि कोई कोई आपसे सवाल पूछे और अगर आपके पास उसके जवाब नहीं है, तो उससे बढ़िया एक बात आपके पास है कि जब आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति किस दौर से जा रही है, आप कुछ उटपटांग तो नहीं बोल रहे हो। और एक हमेशा बात याद रखना, आप ये व्यक्ति नहीं है जो सारे सवालों के जवाब दे दे। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जो हर क्षेत्र का ज्ञान रखता हो। लेकिन आप चाहो है, आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने वाली मानसिकता आपके पास होना बहुत जरूरी है।
फिर आप सवाल पूछोगे सर मैं अगर वो मानसिकता बिल्ड कर पाऊं ना, किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं, मेरे हो, मेरी वोकेबुलरी गड़बड़ ना हो, तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? तो इसके लिए ना एक अच्छी सी बात है, उसको आप ना नोटिस करिएगा। जब आप लोगों से मिल रहे हो ना, तो आप जब पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे होते हो और फिर धीरे दूसरे को मिलते हो, तीसरे को मिलते हो, ऐसे करते करते आप 10, 20, 50 और 100 तक जाते हो ना, करते जाते आपके पास में स्किल का भंडार हो जाता है। नोटिस करिएगा इस बात को, पहले ही बार आप किसी से मिलने जा रहे हो, दुनिया भर का ज्ञान रट लिया आपने, सारी किताबें पढ़ ली, रविंद्र राठौड़ के 100 सेशन अटेंड कर लिए, अब लगा मैं शेर बन गया, अब मैं चला। कुछ नहीं होगा जब तक आप सामना नहीं करोगे और सामना करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यानी कि वकार यूनुस को अगर खेलना है, अजंता मेंडिस को अगर खेलना है, तो मैदान में आपको कुछ बॉल को समझना होगा। वो किस तरह से स्विंग करते हैं, वो किस तरह से यॉर्कर करते हैं, उनका स्पीड क्या हो सकता है, टटोलना पड़ता है। ये किसी भी खेल में महारत हासिल करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि आप सिचुएशन को समझो। तो जब आप लोगों से मिल रहे हो ना, तो आपको एक व्यक्ति को मिले, दूसरे को मिले, तीसरे को मिले, चौथे को मिले, व्यक्ति दर व्यक्ति आप में वो सुधार आएगा। और इसी को हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पहला टॉपिक मैं आपसे अगर कुछ बताना चाह रहा हूं, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? कि ये अगली बात है ना, ये सवाल पूछा तो जवाब क्या देना, लेकिन ये भी तो मायने रखता है जवाब कैसे देना, ये भी तो मायने रखता है। अगर किसी ने मुझे पूछा सर एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, एक ऑब्जेक्शन मेरे पास आया जो कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, फिर अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेरा माइंडसेट तो प्रॉपर होना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग कुछ भी बकवास करते हैं, आप किसी की बातों में भी आ जाते हो। तो अब मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर रहा हूं। तो इस वक्त सबसे पहले आता है कि डोंट पैनिक। और अगर आप इसमें महारत हासिल करना, जितने भी लोग मुझे अब सुन रहे हैं ना, इनसे एक मेरा मतलब दिली एक बात है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, लोगों से मिलने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जैसे भी आपके पास ज्ञान है, जितना भी आपको आता है ना, इसी के साथ शुरू करो आप। जैसे कि हम बचपन में, मुझे याद है हम लोग, मैं छठी कक्षा में था, 5वीं कक्षा में था, तो 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए मिलता था 2 रुपए देके। तो हमारा पूरा ऐसा जुगाड़ रहता था कि 2 रुपए कहीं से भी मिल जाए हमको। फिर हम वो 2 रुपए साइकिल मार्ट के पास जाते थे, वो बंदे के पास, वो हमको 2 रुपए में साइकिल चलाने के लिए देता था 1 घंटे के लिए। अब हम साइकिल चलाने के लिए तो ले रहे हैं, अब इसमें बड़ी बात क्या, हमको साइकिल चलानी आती ही नहीं। समझ रहे हो आप, आती ही नहीं। अब साइकिल चलानी इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे पास साइकिल थी नहीं, इसलिए तो हम साइकिल मार्ट से लेते थे। फिर 2-4 बच्चे क्या करते थे, साइकिल को पीछे से पकड़ते थे, वो है आपके 2-4 अपलाइन मेंटरशिप वाले। फिर वो तू रुक, तू हम है पीछे, तू चल चल, मैं हम चलाते थोड़ा सा। और जब हम साइकिल चलाना शुरू करते थे ना, तो जो पीछे साइकिल पकड़ते थे ना, वो हमारे साथ कई किलोमीटर दौड़ लगाते थे, कई किलोमीटर दौड़ लगाते थे। तो आपकी अपलाइन भी आपके साथ ना बहुत किलोमीटर तक दौड़ लगाती। फिर धीरे धीरे हमें एक एहसास हुआ कि इसको हम चला पा रहे हैं, कि एकदम से नहीं चलाते थे हम उसको, दोनों डंडियों के बीच से हम लोग पैर घुसाते थे, क्योंकि आपकी तरह स्मार्ट साइकिल वहां उस समय नहीं हुआ करती थी। एटलास गोल्ड लाइन सुपर नाम की कोई साइकिल हुआ करती थी, हीरो की साइकिल हुआ करती थी, और उसमें उनके नंबर आते थे 22 और 24। ज्यादा ऊंचा आदमी है तो 24 नंबर की साइकिल, और छोटा आदमी है तो 22 नंबर की साइकिल, इतने ऑप्शन थे। कुछ लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो उनको पुराने दिन याद आ रहे होंगे। और जो साइकिल खरीदता था वो मर्सिडीज वाली कैटेगरी में आता था, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि गांव में किसी ने साइकिल खरीदी तो आधा गांव देखने के लिए आता था उसको, और इसने साइकिल खरीदी। और स्कूल में कोई बच्चा साइकिल लेके आ रहा है तो लगता था यार ये करोड़पति आदमी है। तो इतना क्रेज था साइकिल को लेके, तो हमने एकदम से चलाया क्या उसे, नहीं, दोनों डंडियों के हाफ पैडल के साथ चलाया, हाफ पैडल के साथ। फिर कुछ दौर हम चले तो हमने वो पैर निकाल के ऊपर वाली डंडी से रख दिया, फिर भी हाफ पैडल के साथ, क्योंकि पूरा पैर आता ही नहीं था। तो धीरे धीरे फिर उसमें क्या, उस सिचुएशन में भी हम लोग डबल सीट ले जाना शुरू कर दिए थे। और जैसे कहीं साइकिल रोकने का समय आता था तो सीधा ऊपर से नीचे उतर जाते थे।
अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जिस तरह से आपने साइकिल चलाना शुरू किया और जैसे आप गिरे, थपेड़े खाए, पगडंड दोनों डंडियों के बीच में पैर लटकाए, कुछ भी हो आपके साथ, बस यही सिचुएशन हमारे इस बिजनेस में है। किसी ने आपने एसेट का डेमो करते करते एलओसी यूज कर दिया, नहीं, और किसी ने पूछा ये सेट क्या, तो आपने पता चला कुछ और बोल दिया। ग्लिस्टर का डेमो करने गए और आपने जेंट बॉडी लोशन डाल दिया। आपने ये पहले करना था, फिर वो बाद में कर दिया। इन गलतियों से, गलतियां से आदमी सीखते 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 एक दिन वहां का उस्ताद हो जाता है। तो सबसे अहम सवाल यही आता है कि हम पैनिक ना हो, एकदम से किसी को कुछ नहीं आएगा। एक बार मेरे एक भतीजा है, वो मेरे पास में बैठ गया, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और एकदम से वो देख रहा है और वो बोल, वाह काका आप कितनी बढ़िया गाड़ी चलाते हो, वाह कितनी बढ़िया गाड़ी चलाते हो। फिर वो एकदम से बोलता है, वो आईटी इंजीनियर है, वो एकदम से बोलता है कि काका मुझे आपकी तरह गाड़ी चलानी है। मैंने कहा 2,50,000 किलोमीटर। वो बोला क्या, इतना चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना अनुभव है। इस अनुभव के बाद मैं आज इस गाड़ी चलाने में महारत हासिल किया हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सर मैं आपकी तरह प्लान दिखाना चाहता हूं, मैं आपकी तरह फॉलोअप लेना चाहता हूं, मैं आपकी तरह बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं। तो लेकिन मेरी तो तरह इतनी खराब थी शुरू की, मैं क्या बताऊं आपको, इतनी खराब थी मेरी तरह कि मैं, जो शुरू के दिन मुझे याद आते जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, कुछ नहीं आता था हमको। एक बार छोटी पेश मीटिंग में हमको बोला गया कि आपको फोर बेसिक बोलना है। काहे का फोर बेसिक, वो क्या होता है, नहीं पता होता। और आज आप बातों को सुन के रिलेट कर रहे हो, आप बातें अच्छी लग रही है, चेहरे पे मुस्कान आती है। तो आप सभी को बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एकदम से कुछ नहीं होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले अपने आप को, खुद को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और इस पॉइंट को आपको नोट करना है। फिर आपको लगातार प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान, समझ जाते हो कि इस व्यक्ति को अब मुझे क्या बोल देना है। तो मुझे एक बंदे ने एक बार पूछा, सर आपके साबुन में क्या कंटेंट है। तो अब मैं जिस तरह से मजा हुआ कलाकार हूं, उस समय नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा फिर, आप किस साबुन से नहाते। तो उसने एक कंपनी का नाम बताया, बोला संतूर से नहाता हूं। मैंने बोला उसमें क्या कंटेंट है। तो बोला पता नहीं। तो यहाँ के कंटेंट को क्या करना है तेरे को, संतूर लगा रहा है तू जिंदगी में बचपन से लेके अब तक, अभी तक उसके कंटेंट के बारे में तुझे कुछ लेना देना है। मेरे साबुन का आपको डेमो दे रहा हूँ, तो इसके कंटेंट को लेके क्या करना है तुझे बताओ, क्या करना है इसके कंटेंट के साथ। और यही कंटेंट ना आपके जीवन से मौका लेके, और यही कारण है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हुआ, ये सामने वाले का खून हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, चला नहीं नहीं ऐसे नहीं बात करते। लेकिन उस सिचुएशन को, मतलब वो परिस्थिति से मैं जब आगे निकला, वो फिर बाद में मैंने एहसास किया ऐसे नहीं करना है। फिर अब इसके ऊपर एक मजा हुआ कलाकार क्या कर सकता है, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कैसे कर सकता है। अब मुस्कान में कॉन्फिडेंट होगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जब हम इस साबुन को इस्तेमाल करने जा रहे थे तब हमारे भी जहन में ये सवाल आया कि इसमें क्या कंटेंट हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी बातों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूं, या मेरी बातों से उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जब हमने इस साबुन को यूज किया तब पता चला अरे इसमें तो ग्लिसरीन है, इसमें तो हनी है, तो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और इसको यूज करने से स्किन बड़ी अपनी खुशनुमा हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करके देखिए, और आपके पास तो वैसे भी 30 डेज मनी बैक गारंटी है। अब ठीक लगा कि नहीं। तो ये कब हुआ, जब बहुत सारे लोगों से सामना करने के बाद। अब पहले ही दिन अभी कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे अभी, अब कोई 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। और फिर उसको भी लोगों ने पूछा होगा, उसको टेंशन आया। फिर वो अभी पूछ रहा होगा कि सर मैं कैसे हैंडल करूं। आपको मैं कितना भी ज्ञान आपके दिमाग में भर दूं ना, वो फायर करने के लिए आपके पास में वो मैच्योरिटी चाहिए ही चाहिए। और वो लगातार व्यक्ति दर व्यक्ति को मिलने के बाद ही आएगा। तो जितने भी लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं ना, वो तुरंत लोगों से मिलना शुरू करें।
व्यक्ति दर व्यक्ति जब आप इस सिलसिलेवार काम करोगे तो इसमें आप खुद स्वयं महारत हासिल कर लोगे। अगर आप ऑब्जेक्शन के कारण, डर के कारण अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे ना, तो यही डर आपके जीवन से समृद्धि, सुख, सक्सेस सब छीन के लेके जाएगा। डर को खत्म करो या तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। और इसीलिए कहा है लोगों ने कि डर के आगे जीत है। और मैं बताऊं आपको, आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर डरते नहीं होंगे। भैया हम आज भी बहुत डरते हैं, सच बता रहा हूं, बहुत डरते हैं, बड़े डरपोक हैं हम। बावजूद इसके काम करते, इसीलिए सफल है हम। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, उसके बावजूद जो काम कर लेता है वो सफल बनता है। तो जितने भी आप लोगों को देखोगे ना जो सफलता के शिखर पर है ना, वो सब डरते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही हमको ये वरदान दिया है। अगर आप लोगों ने कभी भगवत गीता को गौर से पढ़ा होगा, सुना होगा तो उसमें एक टॉपिक दिया है उन्होंने कि प्रकृति ने संसार में स्थित सभी सजीव मात्राओं के अंदर चार चीजें भर दी है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इससे कोई प्राणी अलग नहीं है, ये भर दिया उनके अंदर। सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बाद जो ड्रीम कर लेता है वो आदमी है, वो आदमी है ड्रीम। तो जब भय है ही प्रकृति ने हमको दिया, और उसी के कारण हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। वरना सर आपने बोला कि डरना नहीं है, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं, और आपने कपड़े निकाले और चलती ट्रेन के सामने खड़े हो गए, सर देखो मैं डरता हूं क्या, तो ये आपका बेवकूफी वाला काम हुआ। तो ना डरना और बेवकूफी में थोड़ा अंतर है, और यही प्रकृति आपको सिखाती है। तो आपको व्यक्ति दर व्यक्ति मिलते जाओगे, आप मिलते जाओगे तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मजा आएगा। किसी ने मुझे पूछा, सर ये कंपनी विदेशी है क्या? क्या पूछा? विदेशी है क्या? ये सारा पैसा विदेश में जाता है क्या? अब बहुत बार तो बहुत सारे लोगों का गला सूख जाता है, अब क्या बोले भाई इसके ऊपर, क्या बोले इसके ऊपर। सर मैं तो ठहरा राष्ट्रभक्त, मुझे तो राष्ट्र से बड़ा बड़ा प्यार है, इसलिए मैं स्वदेशी को अपनाता हूं। फिर वापस से चेहरे पे मुस्कान, कॉन्फिडेंस, और फिर मुस्कुरा कर पूछो, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप जैसे देशभक्त से मिलकर। और शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि सारा पैसा अगर भारत के बाहर जा रहा है तो ऐसी कंपनी में क्यों काम करना। लेकिन मैंने उनसे पूछा, क्या आप स्वदेशी की कोई डेफिनेशन, व्याख्या बताना चाहोगे मुझे, हम स्वदेशी किसे कहे? नहीं, आप भी टाइप कर सकते हो कि अगर आपके दिमाग में स्वदेशी को लेकर कुछ तो डेफिनेशन होगा, इसलिए तो पूछा आपने कंपनी विदेशी है क्या। स्वदेशी का मतलब है कि वो देश में बने, देश के लोगों के काम आए, लोग उसको इस्तेमाल करें। और मैं इतना बड़ा देशभक्त हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी देश में लाकर देश की तरक्की करूं, तब जाके मैं अच्छा राष्ट्रभक्त हूं। मैं वो बेवकूफ वाला राष्ट्रभक्त नहीं हूं कि नहीं 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 बाहर की अच्छी चीजें इधर मत लाओ, इधर मत लाओ, इधर मत लाओ। लाओ और देश की तरक्की करो। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, एफडीआई, डिफेंस में भी 51% एफडीआई है, मैं बता रहा हूं आपको, 49%, सॉरी। हमें चाहिए रफाल, चाहिए हमको, क्योंकि हम देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमें न्यूट्रलाइट चाहिए, हम लोगों को मजबूत रखना चाहते हैं। और असली राष्ट्रभक्त वही है जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी अपने देश के अंदर लेके जाए और देश का विकास करे, अपने समाज का और अपना उत्थान करे। मैं उसे राष्ट्रभक्त कहता हूं। अब बताओ, अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुआ कि नहीं? लेकिन ये पहले नहीं था हमारे पास, ये धीरे धीरे आया है। वापस से मैं बताना चाहूंगा कि आप व्यक्ति दर व्यक्ति ऑब्जेक्शन हैंडल करते जाओगे तो एक दिन आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। इसलिए मैदान में उतरना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफलता का जो सबसे अहम भूमिका अदा करने वाला जो काम है, वो फील्ड के हीरो बनो आप। मैदान में उतरो आप, धका धक। आज दो व्यक्ति से मिलके मैं आऊंगा, आज दो लोगों से बात करके आऊंगा, आज दो लोगों को प्लान दिखा के आऊंगा। ये चीज आपको शिखर पर लेके जाएगी। तो आपको इसी तरह से, अगर आप अपना खुद का डोंट पैनिक, प्रॉपर माइंडसेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए आपको स्थिर, शांत रहना, मुस्कुराते रहना,
बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे तो ऐसी मरी छाई होती है, दुनिया का कितना भी बड़ा उनके सामने जोक मार दो आप, वो टस से मस नहीं होते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग तो उनको देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। तो मुस्कुराओ थोड़ा सा, उसको कहां पैसा लगता है? मैंने आज तक तो सुना नहीं कि मुस्कुराहट के कारण 500 रुपए का बिल भेजा गवर्नमेंट ने, बहुत मुस्कुराई इस महीने, लो 500 रुपए आपको दिया जाता है फाइन। जिंदा दिल आदमी मुस्कुराता है। और ऐसे ही व्यक्ति के साथ में कोई भी दोस्ती करना पसंद करता है। ऑब्जेक्शन आते हैं, मैं बताऊं आपको, एक होता है लोगों का ओपिनियन और एक होता है फैक्ट। ओपिनियन बदलता है। किसी ने मुझे कहा कि यार मोदी जी ठीक नहीं है, ये सुबह 10 बजे की बात है, और फिर दूसरे दिन 10 बजे मुझे मिला, ऐसा राष्ट्र के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ, कल तो तू बोल रहा था मोदी देश के लिए ठीक नहीं। अरे कैसे उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऐसा चाहिए। तो ओपिनियन कल अलग था, आज अलग है। फैक्ट को कोई बदल नहीं सकता है। और हमारे इंडिया में ज्यादातर, हम भी यहां बैठे बहुत सारे लोग, जो 284 लोग हैं ना, ये भी ओपिनियन के शिकार है। इनको बाहर कोई बोल दे ना, अरे मैंने किया है नहीं चलता है, तो इनके भी हौसले परस्त हो जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं हिंदी में, साफ सूंघ जाता है बहुत सारे लोगों को। तो ओपिनियन ओपिनियन है। मुझे किसी ने कहा सर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हमने सवाल पूछा उनसे, मुझे जरा बताओगे महंगे की डेफिनेशन क्या होती है? आप कोई चार्ट भी कर सकते हो, मैं बता देता हूं आज वो आपको महंगा किसे कहते हैं। अभी मेरे पास एक पानी की बोतल है, ओके, एक पानी की बोतल है। तो ये पानी की बोतल जो मैं गाड़ी में मेरे साथ कैरी करता हूं, ये 500 रुपए की, 500 की है। तो आपको पता है 25 रुपए की भी बोतल आती है, 50 रुपए की भी आती है, 100 रुपए की भी आती है। फिर मैं 500 रुपए की बोतल क्यों ले रहा हूं? पता है, जब मैं इसको गाड़ी चलाता हूं, जब ढक्कन खोलना है ना, तो ये ढक्कन गिरता नहीं, इसका गिरता नहीं। ओके, ये सुरक्षित है मेरे लिए कुछ ऐसे कैरी करने के लिए। सबसे अच्छी बात है इसकी मजबूती बहुत है, और एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर 500 आप देखो तो बहुत अच्छा ब्रांड है ये, जिसको मैं कैरी कर रहा हूं। अगर 25 रुपए की बोतल, जिसकी क्वालिटी बनावट सारा कुछ 25 रुपए का ही है, वो कोई आपको 500 में दे रहा है तो महंगा है। लेकिन जिसकी अपनी बिल्ड क्वालिटी ही 500 की है और कोई आपको 500 में दे रहा है तो महंगी नहीं है, वो उत्कृष्ट क्वालिटी की है। और उसकी क्वालिटी के कारण आज ये मेरे हाथ में है। समझ रहे हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, बोतल कैरी करता हूँ, मुझे पानी पीना है तो मैं ऐसे खोल लेता हूँ इसको, और ऐसे ये ऐसा कर दिया, फिर ये पानी पी लेता हूँ। मुझे उसके बोतल को संभालना नहीं पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि महंगा किसे कहते हैं। महंगा किसे कहते हैं? चीज ही बकवास है 25 रुपए की, और कोई 500 में दे रहा है, तो 475 रुपए महंगी है वो। तो इस तरह का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले आपको भी खुद को पता होना चाहिए ना, कि मेरे प्रोडक्ट वाकई में कैसे हैं। हमारा तो स्किन का टोन चेंज हो गया पूरा का पूरा। अब बताओ मेरी स्किन कितनी महंगी है? नहीं, तो जब मेरा की स्किन टोन चेंज हो रहा है, मेरा लुक चेंज हो रहा है, मैं इसके लिए तो कुछ भी करवा सकता हूँ। लोग बालों के लिए, स्किन के लिए हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं। जब मेरे पास आर्टिस्ट का इतना सुपर प्रीमियम ब्रांड है, जो मेरी स्किन को बदल देता है, अब वो उसको यूज करने से मेरा स्किन चेंज हो रहा है, तो मुझे महंगा लगना चाहिए। तो महंगे वाला अगर ऑब्जेक्शन आपको आ रहा है, तो उससे पहले आपने मैंने देखा है कि ऑब्जेक्शन जिसको लगता है ना प्रोडक्ट महंगे है, दरअसल वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता या कम करता है। जो प्रोडक्ट यूज करता है वो बोल ही नहीं सकता प्रोडक्ट महंगे। क्योंकि मैं अभी जिस गाड़ी में बैठा हूं ये 17 लाख की है, लेकिन इसका सस्पेंशन, इसकी ड्राइविंग स्टाइल, उसका स्टीयरिंग स्टाइल मजा आता है, वो 7 लाख की गाड़ी में नहीं आता है। तो 7 लाख की गाड़ी मिलती है, मैं 17 की गाड़ी में बैठा हूं, 10 लाख महंगा पागल हूं मैं देने के लिए। तो वो जब उसके साथ में फीचर्स, क्वालिटी, कुछ गारंटी मिलती है ना, तो अपने आप आदमी 17 लाख नहीं, 17 करोड़ की भी गाड़ी चलाता है। तो यही बात है कि हमको यह समझने की आवश्यकता है कि ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन है भी या नहीं।
तो ज्यादा कोई सर मेरे पास टाइम नहीं है, इसी तरह के कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, और गिने चुने कुछ 5-6 ऑब्जेक्शन है। इतना अगर आप महारत हासिल कर लो तो आप पास हो गए। वैसे भी मैं बताऊं, कोई पूछ पूछ के क्या पूछ सकता है, ये हमसे पूछ लो, उतना ही है जितना है। कल एग्जाम है और आपको पता है कि कौन से सवाल आने वाले, तो आप तो वैसे ही पास हो जाओगे। इस बिजनेस में भी गिने चुने 4-5 सवाल है, उसमें महारत हासिल कर लो, वैसे ही पास हो जाओगे। फिर भी एक बात मैं आपको दोहरा देता हूं, दुनिया का एक सिद्धांत कोई बदल नहीं सकता है, आप कितने भी महारथी रहो, कितना भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, दुनिया की 80% आबादी आपके साथ कभी नहीं आएगी। स्वयं आप एकदम, जैसे महाभारत में कौरव की सभा में दुर्योधन के गलत व्यवहार के कारण भगवान कृष्ण ने एक विराट रूप धारण किया था ना। आप कितना भी रूप धारण कर लो, फिर भी 100% ज्वाइनिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, 80-20 का रेशियो। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दुनिया की 100% आबादी कभी नहीं आएगी। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना भी बढ़िया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लूं, ये सिद्धांत के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई नहीं बदल सकता इसको, क्योंकि ये प्रूवन सिद्धांत है। इसलिए जब आप लोगों से मिल रहे हो, तो किसी ने मना कहा, किसी ने कुछ कहा, डोंट पैनिक, मुस्कुराओ, आगे निकलो, मुस्कुराओ, आगे निकलो, मुस्कुराओ, आगे निकलो। पता चला किसी ने मना कर दिया तो मुरझाओ, बाहर निकलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपने अपने आप से कह दिया ना आई कैन डू इट, बात खत्म। जब आपने प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, कुछ इस तरह से बातें कर ली, आपने एक पूल क्रिएट किया मुस्कुराहट के साथ में, उसके कुछ आपने ड्रीम फाइंड आउट किए, और जब आपका सब खत्म हुआ, फिर आप मुस्कुरा कर उसे पूछ सकते हो, सर जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, बहुत ही सादगी के साथ, बड़े अच्छे से आपने सारी चीजों को देखा, हर एक डेमो को आपने देखा, नोटिस किया। मैं जब प्लान शो कर रहा था तो आप बहुत ही गहराई से उसको देख रहे थे। पहले तो मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगी? सवाल क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगी? बोला सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे, और सर वो इन्वेस्टमेंट है ना वो भी अच्छा लगा, और पूछो उसे। फिर इन्हीं प्रोडक्ट के साथ में, इसी बिजनेस के साथ में, अगर हम आपको एक्स्ट्रा के 50,000 रुपए कमाने में, एक्स्ट्रा के 1 लाख रुपए कमाने में मदद करें, तो क्या आप हमारी मदद लेना चाहोगे? क्या जवाब हो सकता है इसके ऊपर? क्या हो सकता है? मैं सोच के बताता हूं, मैं सोच के बताता हूं। तो मुझे लगता है उसे सोचने भी देना चाहिए। तो मैं क्या आपको सोचने में मदद करूं? मेरे पास एक बहुत बढ़िया किताब है, वचन पूर्ति। ये आपको सोचने में बड़ा मदद करेगी। मेरे पास एक किताब है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये सोचने में आपको मदद करेगी। कुछ टूल्स भी हमारे पास होने चाहिए। इस बिजनेस में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर से इंजीनियर, सब जिसको प्लान दिखा रहे हो, तो देखो वो क्या है। तो उससे रिलेटेड आप कोई उनका पॉडकास्ट, कोई वीडियो, कोई सीरीज आप उन्हें दे सकते हो। और फिर अब सर मैं इस सिलसिले में किताब को पढ़ी, अब मैं अगले 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपसे फोन कॉल करूंगा, या आपसे मैं मिल लूंगा। ये जो कह रहा है मैं सोचता हूँ ये उसके लिए। नहीं सर, इस तरह के मैंने बहुत करके देखे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर क्या करोगे आप? सर इस तरह का बहुत किया है सर, मैंने ये किया वो किया, कुछ होता नहीं। तो सच में वहां कुछ होता नहीं, क्योंकि उसने बहुत करके देख लिया है। तो सर इसमें से कुछ प्रोडक्ट आप यूज करना चाहोगे? तो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स बनाओ, आगे निकलो। क्लोजिंग का इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो लेकिन सब क्लोजिंग होनी चाहिए, आपकी स्माइल नहीं क्लोज होनी चाहिए। बात हमेशा याद रखो, आप कॉन्फिडेंट लगो। आपका रहन सहन, आपके कपड़े एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दर्शाने चाहिए। 10 लोगों से निकलो तो लोगों ने एक बार आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए सर आप करते क्या है। हमारी टीम की एक ग्रेट लीडर महिला जब बस से जा रही थी, उनके पड़ोस में एक महिला बैठी है, और उसे पूछा उसने आप करती क्या है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, थोड़ा किताब खोलो,
कुछ किताबें पढ़ो, हाईलाइट करो, सामने वाला देखता है, नोटिस करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में हलचल शुरू होती है, किताब पढ़ रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। पता चला ऐसे सब रोल स्क्रॉल कर रहे हो, एक एक रील देख रहे हो और हंस रहे हो आप, कुछ येड़े चाले कर रहे हो आप, ये खानदेशी वर्ड है येड़े चाले, तो सामने वाला आपके साथ में वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है ना कि हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारी बातें या तो लोगों को आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है या फिर आपसे दूर भागने में मजबूर करती है। तो अपने आप को सही बनाना सही रास्ते पर, सही मंजिल पर पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब ठंड के दिन आ रहे हैं तो थोड़ा सा जी लगा के निकलो तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी स्किन इतनी ड्राई लग रही है कि व्हाइट व्हाइट लग रही है। तो आपका शर्ट, आपकी पैंट, ये सब थोड़ा लगना चाहिए ना कि आप इतने बड़े कंपनी के पार्टनर हो। एमवे ने तो आपको दे दिया एमवे बिजनेस ओनर, तो ओनरशिप ली है आपने भैया, और ओनरशिप इतनी ली है आपने कि घर का पैराशूट खत्म होगा तब परसोना का ऑयल लाने वाले हो। आपने इतने बड़े कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, बोले सर अभी मैंने बिजनेस तो स्टार्ट किया है, पर क्या वो घर में 4-5 साबुन पहले से लाके रखे थे, तो जब तक वो खत्म नहीं हो गए तब तक मैं ये नहीं लूंगा। तो ये इतना बड़ा बिजनेसमैन देखो क्या कर रहा है। तो भैया उसमें जान अटकाने की आवश्यकता नहीं, उसको कैरी बैग में डालो, रास्ते में राह चलते किसी गरीब को दे दो, वो यूज कर लेगा। लेकिन आप अपने बिजनेस को शुरू किया है, अभी से इस प्रोडक्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं, घर के नेगेटिव प्रोडक्ट हटाते हैं, और जो आपको फ्रीडम दे, आपके सपनों को पूरा करे, आपकी जिंदगी बदल दे, हम उस प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस काम को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें मैं बताऊं हमसे ही शुरू होती है, और जिस दिन हम अब धीरे 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 अपने काम में महारत हासिल करते हैं ना, तो धीरे धीरे ही करते हैं, एकदम से कोई महारत हासिल नहीं करता है। तो आप हमेशा याद रखना, कोई आज अच्छा बात कर रहा है ना, तो एक बार हमेशा याद रखना कि वो अच्छा काम भी कर रहा है। किसी की बातों आपको प्रभावित कर रही है ना, तो फील्ड में उतर के वो मेहनत कर रहा है। जो फील्ड का शेयर होता है ना, वो हर जगह शेयर होता है, और जो फील्ड में ढेर होता है ना, वो हर जगह ढेर होता है। फील्ड के शेयर बनो आप, मैदान में उतरो आप, एक दो प्लान किए बगैर घर में आना नहीं है। और ये बिजनेस मैं बताऊं आपको, आपके बहुत सारे पुण्य हैं, बहुत सारी अच्छी आत्माएं आपके घर में, जो आपके दादा परदादा थे, उन्होंने कुछ आपके लिए ना ऐसा ने संजो के रखा है, जो बिजनेस आपके जीवन में आया है। हम बहुत मजे करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस के कारण जिंदगी बड़ी खूबसूरत बनती है, सोच अच्छी बनती है, लड़ने का हुनर आता है, नेवर गिव अप वाला माइंडसेट है हमारा, झुकेगा नहीं साला। वास्तव में हमारा वो माइंडसेट है कि झुकेगा नहीं साला। बाधाएं कितनी भी आए, चैलेंज कितनी भी आए, हर वक्त हम तैयार रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं। पता है भी मेरा बेटा 10th में है, उसने बोला पिताजी पापा मेरी जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा आपने युval नोआ हरारी का नाम सुना है? बोला हाँ, अपने घर में 3 किताबें हैं। चलो उसके साथ हम शुरू करते हैं ना, एकदम स्टोन एज से लेके ये आए तक युval नोआ हरारी की किताबें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ो। समझ में आया स्टोन एज में हम क्या करते थे? कुछ लोग स्टोन एज में अभी भी अटके, तो थोड़ा सा धीरे धीरे फिर वो जब मुझे भी किताब पढ़ते हुए देखता है ना, तो वो पढ़ना शुरू करता है। तो ये सारी चीजें अपना याद रखना कि आपकी टीम भी जो आप करते हो वही करती है, जो आप बताते हो वो नहीं करती है। तो खुद मैदान में उतरो, शेर बनो। और मैं बताऊं, बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं तो जितना मैं हमको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है मेरे लिए। लगातार हमारे तमाम लीडर्स के लिए पूरा दिन ट्रेनिंग ट्रेनिंग फॉलोअप लेना, अभी ज्वाइन करो, अभी मीटिंग को 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं। कौन सोचता है यार आपके बारे में इतना? किसको पड़ी है? नौकरी हम भी करते हैं, 5 बजे कपड़े झटक के निकल जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन इनको देखिए आप, रात 8 बजे है, 9 बजे वही डेडिकेशन। कुछ लोग तो सवाल भी पूछते हैं, मैडम आप थकते नहीं क्या? सुबह 10 बजे भी सेशन है, 12 बजे भी सेशन है, 8 बजे भी सेशन है। ये सारी योजना ईश्वर हमारे लिए बनाता है, और हम अपने लिए बहाने बनाते हैं। प्रकृति को रिस्पॉन्स करना सीखिए आप। ये सब प्रकृति की रचना है, और हम रचना के अंदर सब प्यादे हैं। जिस तरह से हम बेहतर चाल चलेंगे ना, तो हम अपने हिस्से की लड़ाई जीत लेंगे। रिस्पॉन्ड करिए अपनी तरफ से, ट्रेनिंग्स में बने रहिए, किताबों के से कनेक्ट रहिए, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, लोगों से बात करिए, और देखते देखते आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दोगे, और वही ऑर्गेनाइजेशन आपको डायमंड बना देगा। और डायमंडशिप ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये 70 के लिए हमें ना बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। आप में से किसी को संदेह भी हो कि सर मैं ये 70 में शायद डायमंड बनूं या ना बनूं, लेकिन 100% एफर्ट लगाने में क्या जाता है। मैंने कहा मेरा बेटा 10वीं, मैंने पूछा उससे तो कितने परसेंटेज लेके आएगा? तो बोला पिताजी मैं 80 तक लेके आ सकता हूँ।
मैंने कहा तू 80 नहीं छोड़, तू 40 लेके आया तो कोई मुझे परेशानी नहीं, मैं परसेंटेज को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन अपनी कोशिश में कोई कसर ना मत छोड़ना बेटा। और कोशिश थोड़ी जुनून वाली होनी चाहिए। तू एफर्ट लगा एकदम पागल होके एकदम से, और जितना रिजल्ट आएगा ना मुझे मंजूर है। और तू कोशिश नहीं करेगा और 99 भी लेके आएगा ना, तो मैं तेरे ऊपर खुश नहीं बनूंगा। तू चोरी करके लेके आया, किसी का देख के लेके आया, कुछ तूने एफर्ट लगाया नहीं। तू एफर्ट लगा। तू जिस दिन आप एफर्ट लगाते हो ना, मैंने सच में 8-8 9-9 घंटे कॉलेज के दिनों में किताब पढ़ी है, तो आज भी मेरे दिमाग में इतना सटीक से बैठा है ना। मैंने कभी वो नोट्स पढ़ा ही नहीं मेरे जीवन में। वो जेरोक्स की दुकान पे मिलता था ऐसा नोट्स, इतना एग्जाम में आएगा, मैंने कभी नहीं। मैंने रियल किताबें पढ़ी है, एक एक सब्जेक्ट के मैंने 150-150 किताबें रेफर की है, 150-150 किताबें। वो सब दिमाग, सिगमंड फ्राइड तो ऐसा नाचता है मेरे दिमाग में, सिगमंड फ्राइड। हाँ, साइकोलॉजिकली मैं क्या बताऊं आपको, कितने सारे क्या क्या किताबें हमने पढ़ी है। तो जब आप सच्चाई से ज्ञान अर्जित करते हो, सच्चाई से किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रखती है। दरअसल हमारी सच्चाई में गड़बड़ है ना, हम वफादार नहीं है अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। और ये वफादारी ना होना ही हमारी सबसे बड़ी अड़चन है सफलता के बीच की। वफादार बनो, ईमानदार बनो, जानदार बनो, शानदार बनो। आप जैसा कोई नहीं, आपकी टीम आपको देख के प्राउड फील करे। तो ये सारी योजना बनी है आपके और हमारे लिए। 1998 में दुनिया का जबरदस्त बिजनेस इंडिया में आता है आपके और हमारे लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनता है हजारों करोड़ की लागत से आपके और हमारे लिए। न जाने कितने सारे पिन कोड पर प्रोडक्ट हमारे डिलीवर होते हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने की सिस्टम है आपके और हमारे लिए। लगातार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है आपके और हमारे लिए। तो कितना भी बढ़िया हो जाए, लेकिन लीडर की ऑब्जेक्शन खत्म नहीं होते। सर मैं प्लेटिनम बनूंगा क्या, ये कभी नहीं बन सकता। तो अपने आप